ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फीचर्स क्या होते हैं मॉडर्न एज के। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एज। तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या, उसमें मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें मैंने आपको बताया था अर्बनाइजेशन, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था डेमोक्रेसी, उसमें मैंने आपको बताया था नेशनलिज्म, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था सोशलिज्म, और मैंने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर बताए थे। उसके बाद मैंने आपको एक फैक्टर बताया था ह्यूमनिज्म, और एक मैंने आपको बताया था एक्सप्लोरेशन, कि वो क्या हुआ था, एक्सप्लोर करे थे नए नए सी रूट्स। तो वो मैंने आपको फीचर्स बताए थे लास्ट वीडियोस में। और फीचर्स बताने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा था फोर्सेस के कारण क्या था। जब मैंने आपको बताया था नीड इज़ अ कंपल्शन फॉर एनी इन्वेंशन, सो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि फोर्सेस, कि व्हाट आर द फोर्सेस। वो फोर्सेस क्या थी जो रेस्पॉन्सिबल थी किसके लिए, मॉडर्न एज के जो हम फैक्टर्स हमने पढ़े थे उसके लिए। ओके, लेकिन उसके पहले मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो थोड़ा उस होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसमें मैंने आपको कुछ वन लाइनर क्वेश्चन दिए थे, और मैंने आपको 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे। ओके, तो जो मैंने आप लोगों को वन लाइनर दिए थे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वन लाइनर मैंने आप लोगों को दिए थे, विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स विद द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया से कौन सी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, मॉडर्न हिस्ट्री। द मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट्स विद व्हाट, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब क्या हुआ था, कि जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट था और काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो था वो सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स में क्या था, डिवाइड हो गया था। और सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स में डिवाइड होने के बाद क्या था, नए नए यहाँ पर क्या थे, वो स्टेट्स और किंगडम्स क्रिएट हो गए थे, और वो आपस में पावर के लिए क्या करते थे, स्क्रैम्बल करते रहते थे। जिसका फ़ायदा किसने उठाया था, ब्रिटिशर्स ने उठाया था। आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो जब ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट किया इंडिया का, दैट पीरियड इज़ व्हाट, दैट इज़ अ मॉडर्न पीरियड। ओके, तो वन लाइनर है, सिर्फ मॉडर्न पीरियड लिख देना। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री की वैसे तो वही 2 सोर्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें आप लोग अपने हिसाब से सोर्सेज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इंटरव्यूज़ लिख सकते हो, फोटोग्राफ्स लिख सकते हो, रिपोर्ट्स लिख सकते हो, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। ओके, कोई भी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी लिख सकते हो, या बाकी जो एंशिएंट और मेडिवल लाइक सोर्स हैं जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए, ओके, इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए, तो वो तो है ही वो। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो नई सोर्सेज थी वो मैंने आपको बताई थी। तो कोई भी आप लोग क्या करना, 4 या 5 सोर्स लिख लेना। ओके, थर्ड था, फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म एंड ग्रोइंग आइडेंटिफिकेशन विद वंस होमलैंड इज कॉल्ड। तो ये मैंने आपको फीचर ऑफ मॉडर्न एज में पहले ही बताया था। जो मैंने क्या बताया था आपको, नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म क्या होता है, टू लव योर कंट्री, टू बिलीव दैट योर कंट्री इज सुपीरियर देन एनी अदर कंट्री, दैट इज व्हाट, दैट इज नेशनलिज्म। वही तो नेशनलिज्म था। ओके, तो थर्ड वाले का था नेशनलिज्म। और फोर्थ क्वेश्चन था अर्बनाइजेशन। तो मैंने फीचर ऑफ मॉडर्न एज में आपको बताया था अर्बनाइजेशन क्या है, माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम वेयर, विलेज टू सिटीज या विलेज टू टाउन इन सर्च ऑफ व्हाट, जॉब और बेटर लाइफस्टाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, मीन्स वी कास्ट वोट टू चूज अवर ओन गवर्नमेंट। ओके, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी क्या है, अपने रूलर्स को हम खुद चूज कर रहे हैं। मोनार्की नहीं है यहाँ पर, या डिक्टेटरशिप नहीं है कि एक राजा है उसका बेटा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। जिसको हम वोट डालेंगे वो बनेगा। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन था वन लाइनर, सोशलिज्म। तो सोशलिज्म मैंने आपको बताया था, सोशलिज्म इज व्हाट, इक्वालिटी, ऑल द पीपल्स ऑफ अ कंट्री आर इक्वल एंड द वेल्थ प्रॉपर्टी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दैम, दैट इज व्हाट, दैट इज सोशलिज्म। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन थे। नेक्स्ट फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। एक दो कमेंट मेरे पास आ रखे थे कि सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेकंड या थर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बता रहा हूँ। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, विच इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर था भी वन लाइनर में कि विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स विद द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो ये दे रखा है, बिगिनिंग ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, तो ये इसका आंसर है कि इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट किया। तो पहला क्वेश्चन का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर है वो है सी, बिगिनिंग ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। सेकंड क्वेश्चन है, द यूरोपियन नेशंस डिडंट एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन इंडिया। तो देखो इंडिया में क्या था, कॉलोनीज बहुत सारे क्या था, बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया में क्या करा, कॉलोनीज स्टार्ट करी, स्टार्टिंग विद द पुर्तगीज। जब वास्को डी गामा 1498 में इंडिया में आए, तो इन 1498
तो 1498 में वास्को डिगामा ने क्या किया, उन्होंने एक तो 1498 में सी रूट डिस्कवर किया, क्या किया, सी रूट डिस्कवर किया। तो इन 1498 ही डिस्कवर्ड व्हाट, सी रूट टू इंडिया। और 1498 में सी रूट डिस्कवर करने के बाद गोवा में पुर्तगीज कॉलोनी स्टैब्लिश हो गई थी, ओके, जो आज़ादी के बाद तक रही है, ओके। बाद में फिर हम लोगों ने उनको हटाया। सो पुर्तगीज इंडिया में आए, इंडिया में डच आए, इंडिया में फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, लेकिन जर्मनी वाले जो लोग थे वो इंडिया में नहीं आए, ओके। तो दिस यूरोपियन नेशन डिडंट एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन इंडिया, इसमें क्या जर्मनी है, जर्मनी ने इंडिया में अपनी कॉलोनी नहीं इस्टेब्लिश करी, ओके। बाकी सब ने करी थी, पुर्तगाल ने करी थी, फ्रांस ने करी थी और ब्रिटेन ने भी करी थी। तो इसका आंसर क्या है, जर्मनी है सेकंड वाले का, ठीक है। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का था, फॉर मोस्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियड इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ। तो देखो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियड में इंडिया किसकी कॉलोनी रहा है, ब्रिटिशर्स का रहा है। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा राज किया किसने, ब्रिटिशर्स ने किया है ना, ओके। आए तो सब थे, डच थे, डेन थे, फ्रेंच आए थे, पुर्तगीज आए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स एंड में आए थे और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लगभग हर जगह से क्या किया था, कॉन्क्वेस्ट किया था, ओके। तो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियड इंडिया किसकी कॉलोनी रहा है, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहा है। किसकी कॉलोनी रहा है, ब्रिटिशर्स की, ओके ओके। अब देखो फटाफट से हम लोग पढ़ लेते हैं कि फोर्सेस क्या थी, व्हाट आर द फोर्सेस, फोर्सेस क्या थी जो जिनसे क्या था मॉडर्न एज में चेंजेस आए, या फिर जो फीचर्स ऑफ मॉडर्न एज पढ़े थे वो फोर्सेस क्या थी, फोर्सेस ऑफ चेंज। फोर्सेस ऑफ चेंज से ये भी समझना कि कौन सी फोर्सेस क्या थी, रेस्पॉन्सिबल थी। वो कौन सी फोर्सेस थी जो रेस्पॉन्सिबल थी उन सारे फीचर्स के लिए, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके। सो उन सब वो जो सारी फोर्सेस थी वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो देखो एक फोर्स थी इसमें रेनाइजेंस, क्या थी, रेनाइजेंस। बड़ा अटपटा वर्ड लग रहा होगा, मेरे को लग रहा है जिसने पढ़ाई करी नहीं होगी उसके तो उसको मालूम भी नहीं पड़ रहा होगा कि रेनाइजेंस क्या है। तो बताऊंगा रेनाइजेंस क्या है। ये एक मूवमेंट था जो इटली में शुरू हुआ था, ओके। तो उसमें एक रोल आता है रेनाइजेंस का। रेनाइजेंस के बाद दूसरी जो फोर्स है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या है वो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ना फर्क है। मैंने आपको फीचर्स ऑफ द मॉडर्न एज में इंडस्ट्रियलाइजेशन बताया था, जिसे मैंने आपको बताया था कि लार्ज क्वांटिटी में क्या है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, और फैक्ट्रीज क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मशीन से क्या है, कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अलग है, ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन से अलग है, तो मिक्स मत करना। तो फोर्सेज ऑफ चेंज में पहला हो गया रेनाइजेंस, दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तीसरा हो गया अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, चौथा हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और लास्ट हो गया आपका नेशनलिज्म। ओके, सो ये आपके 5 फोर्सेज हैं जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे। दी ऑल फोर्सेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर द मॉडर्न एज। सो रिनाइजेंस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म। अब देखो मेरे को लग रहा था कि कोर्स में फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, लेकिन वो 9th से है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है, ज़्यादा है नहीं अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। इसका सिर्फ मैं एक आपको इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन दूंगा, अगर डेप्थ में नहीं जाऊंगा। सबसे पहले पढ़ते हैं रिनाइजेंस। ये रिनाइजेंस क्या है, व्हाट इज द रिनाइजेंस। देखो ये रिनाइजेंस क्या था, रिनाइजेंस एक मूवमेंट था। ये क्या था, एक मूवमेंट था जो स्टार्ट हुआ कहाँ पर, इटली में। रिनाइजेंस क्या था, ये एक मूवमेंट था जो स्टार्ट हुआ कहाँ पर, इटली में, ओके। कहां पर स्टार्ट हुआ, इटली में। कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ था 14th सेंचुरी में। कब स्टार्ट हुआ था, 14th सेंचुरी। देखो 14th सेंचुरी का मतलब है 1300 एडी टू 1399 एडी, या फिर क्राइस्ट एरा, ओके। तो ये जो इटली में रिनाइजेंस मूवमेंट था वो स्टार्ट होता है 14th सेंचुरी में, और कब तक चला, ये 17th सेंचुरी तक चला। कब तक चला, 17th सेंचुरी तक। अब देखो इस मूवमेंट में हुआ क्या, जो रिनाइजेंस मूवमेंट था इसमें क्या हुआ। देखो रिनाइजेंस मूवमेंट में ये हुआ कि इसमें
इटली के लोगों ने बोला, रिनाइजेंस का मतलब होता है बच्चों रीबर्थ। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है रीबर्थ। ओके, तो इस मूवमेंट में ये हुआ कि इस मूवमेंट में जो इटली के लोग थे उन्होंने बोला वी हैव टू रिवाइव। उन्होंने बोला हम लोगों को रिवाइव करना है और री इंट्रोड्यूस करना है अपनी पास्ट लर्निंग को। पास्ट कौन सी लर्निंग को? पास्ट अपनी ग्रीक और रोमन लर्निंग को हम लोगों को रिवाइव करना है जो हम लोग भूल गए। ओके, जैसे इंडिया में हुआ था। इंडिया में क्या था? इंडिया में जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इंडिया को कैप्चर कर रखा था, तो उन्होंने भी बोला था, उन्होंने आर्य समाज बना के क्या किया था, बैक टू द वेदास। ऐसे ही यहाँ पर हुआ था रिनाइसेंस में, जिसको रीबर्थ बोला जाता है। इटली में ये मूवमेंट शुरू हुआ और इन लोगों ने बोला कि चलो अपने पास्ट को री इंट्रोड्यूस करते, रिवाइव करते अपने पास्ट को। कौन सा पास्ट? जो हमारा अच्छा पास्ट है रोमन्स और ग्रीक्स का, और उस पास्ट को रिवाइव करके आगे चीज़ें फर्दर करेंगे बेटर वे में। तो देखो इस मूवमेंट से सबसे अच्छी बात ये निकलती है कि इस मूवमेंट से क्या हुआ, जब ये मूवमेंट शुरू हुआ तो इटली में और इटली के आसपास के यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर साइंटिफिक लर्निंग शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? साइंटिफिक लर्निंग। तो साइंटिफिक लर्निंग शुरू हुई। क्यों शुरू हुई? क्योंकि उन लोगों ने बोला अब लर्निंग जो शुरू करनी है, अब जो लर्निंग शुरू करनी है वो शुरू करनी है क्वेश्चनिंग पर। वाई? अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और कैसे? ऑब्जर्वेशंस पर। और किस पर? एक्सपेरिमेंट्स पर। तो उन्होंने बोला अब लर्निंग शुरू करनी है तो लर्निंग शुरू करो बाय क्वेश्चनिंग, बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय एक्सपेरिमेंट्स। ओके, और क्या करो? जो पुराने क्या हैं, जो पुराने सुपरस्टिशंस हैं। देखो सुपरस्टिशंस क्या होते हैं? अंधविश्वास जो होते हैं ना। तो उन्होंने बोला जो ओल्ड बिलीफ और सुपरस्टिशंस है उनको छोड़ो और नई चीज़ों को लर्न करना शुरू करो। और किस वे में लर्न करना शुरू करो? साइंटिफिक वे में लर्न करना शुरू करो। देखो ये जो रिनाइजेंस मूवमेंट था, रिनाइजेंस मूवमेंट स्टार्ट जब हुआ तो उसमें एक बहुत बड़े पेंटर आते हैं जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है। क्या नाम है उनका? लियोनार्डो दा विंसी। तो लियोनार्डो दा विंसी इसी टाइम पीरियड के क्या है? आर्टिस्ट हैं, और उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है। उन्होंने स्केच भी दिया है किसका? मॉडर्न एरोप्लेन का। एरोप्लेन के बनने से लगभग लगा लो 600-700 साल पहले ही उन्होंने बता दिया था एरोप्लेन ऐसा बन सकता है। उसका लगभग उन्होंने शेप और उसी टाइप की शेप बना के दी थी। ओके, तो ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि उन लोगों ने अपनी जो लर्निंग थी वो साइंटिफिक वे में स्टार्ट करी। ओके, तो एक ये रिनाइजेंस मूवमेंट है जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से मॉडर्न एज आया। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने ओल्ड चीज़ों को छोड़कर साइंटिफिक वे शुरू किया। और इस साइंटिफिक लर्निंग से क्या हुआ? इस साइंटिफिक लर्निंग से हुआ ये कि यूरोप में क्या हुआ, साइंस के लॉज बने। न्यूटन वगैरह इसी एरा के साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारे लॉज दिए और बहुत सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ। और जब साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आया, ट्रांसपोर्ट बने, नई नई चीज़ें बनी और क्या हुआ, मॉडर्न एज आया। ओके, तो वो जो हमने फीचर्स पढ़े थे उसमें एक फोर्सेस होती है रिनाइजेंस की। अगर ये मूवमेंट नहीं होता तो शायद क्या था, ये साइंटिफिक चीज़ें स्टार्ट ही नहीं होती। लेकिन ये मूवमेंट शुरू हुआ, ये साइंटिफिक चीज़ें स्टार्ट हुई। इटली के बाद यूरोप में ये चीज़ें फैली और यूरोप के बाद बाकी सारे वर्ल्ड्स में फैली। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ये एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन था। कैसा रिवॉल्यूशन था? इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन था जो स्टार्ट हुआ था कहाँ पर? ब्रिटेन में। ओके, ब्रिटिशर्स जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट इज़ एन इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। और ये स्टार्ट कहाँ पर हुआ? ये स्टार्ट हुआ ग्रेट ब्रिटेन में। कब हुआ? 1750 क्राइस्ट एरा या फिर एडी। ओके, तो 1750 में ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरुआत हुई इसकी। ये एक क्या था? इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन था। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ये हुआ कि बहुत सारी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई और फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने के बाद उन लोगों ने उसमें काम करना शुरू किया मशीन्स के थ्रू। ओके, और उन्होंने वहाँ पर रॉ मटेरियल यूज़ किया। क्या यूज़ किया? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं तो डायरेक्टली नहीं बनती, पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है।
तो मान लो अगर वो लोग आयरन बना रहे थे तो सबसे पहले क्या ला रहे थे, आयरन ओर ला रहे थे। आयरन ओर क्या होती है बच्चों, ओर जो भी होती है वो किसी भी मेटल की इम्प्योर फॉर्म होती है। जैसे जो आयरन हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ में से, वो हमें प्योर आयरन नहीं मिलता, उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिन इम्प्योरिटीज़ को हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है हमको, उन इम्प्योरिटीज़ को हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लाकर अलग करना पड़ता है। ओके, जैसे कन्वेयरिंग बेल्ट होती है, उसमें मैग्नेट लगा होता है, तो फिर जो हम आयरन ओर लाते हैं उसमें मिट्टी होती है, थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़, तो जो मैग्नेटिक बेल्ट होती है वो आयरन को अपने अंदर क्या करती है, पकड़ लेती है, स्टक कर लेती है, बाकी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं, तो उस प्रोसेस से आयरन बनाया जाता है। ओके, तो ये रॉ मटेरियल लाया करते थे ब्रिटिशर्स। और जैसे कॉटन है, कॉटन को लाया करते थे, फिर मैंने आपको बताया था, फिर उसको क्या करते थे, वेव करके थ्रेड वगैरह बना के क्या बनाए जाते थे, क्लोथ्स बनाए जाते थे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब शुरू हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन से शुरू हुआ। ओके, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन से शुरू तो हुआ, लेकिन ब्रिटेन से शुरू होकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में फैला, और यूरोप के बाद पूरे वर्ल्ड वाइड फैला। अब देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की पता है कॉज क्या थी, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का रेस्पॉन्स क्या हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का रेस्पॉन्स ये हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, ब्रिटेन में बहुत सारी फैक्ट्रीज खुल गई। अब देखो बहुत सारी फैक्ट्रीज खुलने के बाद बहुत सारा सामान तो बन गया, लेकिन सामान बनाने ही काफ़ी नहीं होता, सामान को बेचना भी तो होता है। अब सामान को बेचने के लिए क्या चाहिए, एक बड़ा मार्केट भी तो चाहिए। अब ब्रिटेन वालों ने क्या किया, सामान तो काफ़ी बना लिया, लेकिन उसका मार्केट भी तो चाहिए होगा, उसे बेचना कहाँ पे है। तो मार्केट के लिए क्या हुआ, ब्रिटेन ने कॉलोनियलिज्म शुरू किया। क्या शुरू किया, कॉलोनियलिज्म। ओके, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है ग्रोथ ऑफ कॉलोनियलिज्म में। मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ब्रिटेन के पास क्या था, अपना बहुत सारा सामान था, और उसको बेचने के लिए उसने क्या किया, नई नई अपनी कॉलोनीज बनाई और वहाँ पर बेचा। जैसे ब्रिटेन इंडिया में आया, एज अ कंपनी आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। ओके, टेक्सटाइल वगैरह ये लोग बनाया करते थे। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया ब्रिटेन में, और ये इंडिया में आए, इंडिया में भी उन्होंने कंपनी खोली, उन्होंने इंडिया को कैप्चर कर लिया धीरे धीरे। कॉलोनियलिज्म मतलब मैंने आपको क्या बताया था, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेशन गेन किसी कंट्री का कर लेना। तो इंडिया का उन्होंने वो कर लिया, और फिर हमें ज़बरदस्ती बोला गया कि जो गुड्स आएगा ब्रिटेन से आपको वही यूज़ करना है, और अगर आपने किसी और कंट्री का गुड यूज़ किया तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा। या फिर जो हमारी खुद की इंडस्ट्रीज़ थी, ब्रिटिशर्स ने वो बंद कर दी थी। अब ब्रिटिशर ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से वहाँ पर क्या था, मशीन से बहुत सारा सामान बनाया जा रहा था, और वो सामान बिकता कहाँ पर, तो जो इन लोगों ने क्या किया था, जिन कंट्रीज़ को गुलाम बना लिया था, कॉलोनीज़ बना ली थी, उन कंट्रीज़ में ये अपना सामान बेचते थे। ओके, अब देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ये हुआ कि जो ओल्ड आर्टिसंस थे, ओल्ड आर्टिसंस मतलब जो लोग घरों में सामान बनाया करते थे सिंपल टूल्स वगैरह से, वो सब चीज़ें बंद हो गई, क्योंकि फैक्ट्रीज में क्या था, मशीन से बहुत ज़्यादा सामान बनता था बल्क में, और वो सस्ता भी होता था। ओके, क्योंकि सपोज करो अगर मैं हाथ से इस मार्कर को डिज़ाइन कर रहा हूँ, फिर से मार्कर को ले आता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्कर हो गया अब तो ये। तो अगर मैं इस मार्कर को अपने हाथ से बना रहा हूँ, तो देखो ये तो श्योर है कि मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगी, और हो सकता है पैसे भी ज़्यादा लग जाएं। लेकिन अगर मैं कोई मशीन ले आऊँ और उस मशीन से इस मार्कर को मैन्युफैक्चर करूँ, तो शायद मैं ज़्यादा मार्कर बना लूँ और कम कॉस्ट में। यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हुआ था, जब मशीन्स आ गई तो सिंपल टूल्स और जो लेबर्स काम करते थे वो हट गए, मशीन से उन्होंने काम करना शुरू किया, और मशीन क्या करती थी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बना लेती थी, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो बनते थे उनकी कॉस्ट भी लो होती थी। ओके, और उनका मार्केट उन्होंने कहाँ पे ढूंढा, ब्रिटिशर्स ने उनका मार्केट, जो ये कॉलोनी उन्होंने बना रखी थी, वहाँ मार्केट था, वहाँ पर ये लोग बेच देते थे अपना सामान। ओके ओके, अब देखो कुछ और चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में दो मशीन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, एक तो था स्टीम इंजन। ओके, अब देखो ये जो स्टीम इंजन था, मैंने आप लोगों को बताया था स्टीम इंजन से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में फ़र्क पड़ा। ओके, और एक था स्पाइनिंग जेनी। ये स्पाइनिंग जेनी क्या था, ये स्पाइनिंग जेनी जो था, ये एक मशीन थी, जैसे चरखा होता है ना, उसमें हम लोग कॉटन लेते हैं और उसको घुमाते हैं, उससे थ्रेड बनते हैं, ऐसी ये स्पाइनिंग जेनी था। इसमें लार्ज अमाउंट में हम लोग कॉटन डालते थे, और फिर वो स्पिन होती थी, और स्पिन होने के बाद उससे थ्रेड्स वगैरह बनते थे। ओके, तो ये दो इन्वेंशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बूस्ट किया। ओके, काफ़ी टेक्सटाइल मिल्स आई,
और स्टीम इंजन से भी कई सारे काम होने लगे, ट्रांसपोर्टेशन का और भी मशीनरी के तौर पर काम होता था। ओके, देन हम बात करते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन की। तो देखो अमेरिकन रिवॉल्यूशन वैसे तो आपकी बुक में तो कुछ भी नहीं है, जो मैं नई बुक लाया हूँ, बस दे रखा है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, 3 चीज़ दे रखी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन में। तो देखो अमेरिका वाज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश, मतलब एक टाइम पर लगभग कब, लगभग 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो अमेरिका भी जो था 700 के आसपास क्या था, कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का। ओके, ब्रिटिशर्स की क्या थी, कॉलोनी हुआ करता था अमेरिका। अब हुआ क्या, जो अमेरिकन्स थे उनके ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने कई सारे टैक्सेस लगा रखे थे कि अमेरिकन्स भी अगर चाय पियेंगे तो वो ब्रिटिशर्स की चाय पियेंगे, अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो ब्रिटिशर्स का ही खरीदेंगे। अमेरिकन्स के पास कोई राइट्स भी नहीं थे, हमारी तरह जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बना रखा था, अमेरिका को भी गुलाम बना रखा था। ओके, फिर धीरे धीरे अमेरिकन्स ने क्या किया, धीरे धीरे अमेरिकन्स ने भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। ओके, नेशनलिज्म की फीलिंग आई उनके अंदर, और उन्होंने क्या किया, एक बार उनके एक सार्जेंट थे और वाशिंगटन उनका नाम था, पूरा नाम मेरे को याद नहीं, जॉर्ज वाशिंगटन। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अमेरिका की छोटी मोटी आर्मी बनाई और उसको सपोर्ट किया था। देखो मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता क्योंकि अमेरिकन रिवॉल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। था क्या, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में अमेरिका के अंदर ब्रिटेन ने तो था ही, फ्रेंच भी था, फ्रेंच भी चाहता था वो अमेरिका को क्या बनाए, अपनी कॉलोनी बनाए। तो अमेरिका और जो वो सॉरी ब्रिटेन और जो फ्रेंच थे वो आपस में लड़ते रहते थे। ओके, एक 7 ईयर वॉर फेमस है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, आप लोग पढ़ोगे 9th में, तो ये लोग लड़ते रहते थे। ओके, इस चीज़ का फ़ायदा अमेरिका को मिल गया था, क्योंकि जब अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका के लोगों ने लड़ाई शुरू करी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो फ्रांस ने हेल्प किया था। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने जो अपनी आर्मी बनाई थी, तो फ्रेंच और स्पेन ने उनको मदद किया था, और अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को हराया और अमेरिका को आज़ाद कराया। और अमेरिका को आज़ाद करने के बाद अमेरिका, पूरी दुनिया में उस टाइम अमेरिका ने ही अपना क्या किया था, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था। और पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेरिका ने अपना फॉर्म किया तो उन्होंने चीज़ें लाई कौन सी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड राइट टू वोट वगैरह, ये क्या लाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ चीज़ें लाई थी। ओके, अब अमेरिका से इंस्पायर्ड होकर क्या किया, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई थी। फिर क्या आ गई थी, डेमोक्रेसी, मतलब अब जो गवर्नमेंट आएगी उसको जो चूज़ करेंगे वो लोग करेंगे। देखो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। अब देखो फ्रेंच कॉलोनी नहीं थी किसी की, अगर हम फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच वॉज नॉट अ कॉलोनी, वो किसी कॉलोनी नहीं थी। लेकिन फ्रेंच में क्या था, फ्रेंच में थी मोनार्की। फ्रेंच में क्या था, फ्रेंच में मोनार्की थी। ओके, मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, मतलब अगर मेरे को अपना रूलर चूज करना है तो मैं चूज नहीं कर सकता, आई कैंट कास्ट वोट। अब हुआ क्या, अब हुआ ये, जब अमेरिका में डेमोक्रेसी आई तो फ्रेंच वालों को लगा कि हमारी हेल्प से ही, हमारी हेल्प से अमेरिका क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ है, तो क्यों ना हम भी रिवॉल्यूशन करें। क्योंकि क्या होता था, फ्रांस में या फिर हर कंट्री में 3 टाइप्स के लोग होते हैं, रिच, जिसे बोलते हैं अपर कास्ट या अपर क्लास, देन मिडिल, इसको बोलते हैं मिडिल क्लास, और देन पुअर, जिसको बोलते हैं गरीब, लो क्लास। अब फ्रांस के अंदर जो सारा टैक्सेस का बर्डन था, वो सारा टैक्सेस का बर्डन किसके पास था, वो सारा टैक्सेस का बर्डन था मिडिल क्लास के पास। ओके, और मिडिल क्लास वाले लोगों ने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर रिवॉल्यूशन कर दिया। ओके, रेवोल्यूशन कर दिया। अब जब उन लोगों ने रेवोल्यूशन किया तो और जो मिडिल क्लास लोग थे और जो लोअर क्लास वाले लोग थे, उन्होंने इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया। और इस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली फ्रांस के लोगों ने, जो संसद हुआ करती थी जहाँ पर राजा बैठा करता था, उसको चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घेरने के बाद इन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट किया, काफ़ी लड़ाई हुई, काफ़ी लोग मरे भी, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने मोनार्की को हटा के क्या बना लिया, अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बना लिया। क्या बना लिया, डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, देखो फ्रेंच के राजा लोग क्या करते थे, गुलेटिन हुआ करता था। गुलेटिन क्या था, एक शार्प ब्लेड हुआ करता था जिससे नेक को काट दिया जाता था। तो ये मेन कॉज बनी, जो भी वहाँ आवाज़ उठाता था वहाँ का राजा क्या करता था, गुलेटिन से उसको गर्दन काट देता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और तेज़ी के साथ स्प्रेड हुआ। अब देखो अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 2 चीज़ें याद रखना। अमेरिकन रिवॉल्यूशन में बॉस्टन टी पार्टी, क्या है, बॉस्टन टी पार्टी, अब ये कोई पार्टी नहीं है। बॉस्टन टी पार्टी क्या है कि ब्रिटिशर्स अपनी बनाई हुई चाय किनको पिलाते थे, अमेरिका को पिलाते थे। तो अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया, जिस पोर्ट पर चाय आ रही थी
ब्रिटिशर्स जो चाय ला रहे थे, उस पोर्ट को क्या किया अमेरिकन्स ने, उस पोर्ट पर गए, उनकी सारी चाय फैला दी। तो बोस्टन टी पार्टी याद करना अमेरिकन रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो जब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये जुड़ा हुआ है गुलेटिन से। तो गुलेटिन क्या था, एक मशीन थी, एक डिवाइस था जिससे क्या था, गर्दन को काटा जाता था एक शार्प प्लेट से। ओके ओके। देन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म तो कट ही गया। लास्ट टॉपिक था हमारा नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म में क्या था बच्चों, नेशनलिज्म में ये था कि जो नेशनलिज्म है वो फीलिंग है किसकी, फीलिंग ऑफ व्हाट, प्राउड या फिर प्राइड टू बी ए पार्ट ऑफ दैट नेशन। क्या फील करना, ओके, आवर कंट्री सुपीरियर, सुपीरियर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट, दैट इज नेशनलिज्म। तो अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ, अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नेशनलिज्म की फीलिंग क्या हुई, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या हुई, स्ट्रांग हुई। और इंडिया में भी नेशनलिज्म की फीलिंग से ही हमें क्या मिला, हमें इंडिपेंडेंस मिला। क्योंकि क्या था, इन द लेट 1847 में पहला रिवॉल्ट हुआ था, फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो उसके बाद हम लोगों ने भी नेशनलिज्म की फीलिंग से कि इंडिया है, हमारा कंट्री है, ओके, और हमारी मदरलैंड जो है इंडिया, हम उसको बहुत प्यार करते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया था, अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी थी। ओके, तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग भी स्प्रेड कब हुई थी, अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बाद डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड हुई थी। ओके, लास्ट चीज जो स्किप हो गई यहाँ पर वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं वीडियो खत्म करूँगा। और होमवर्क जो है मैं आपको फिर से PDF की फॉर्म में ही भेजूंगा। ओके, तो अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से तीन चीज़ें निकल के आती हैं, उन्हें याद रखना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, अब देखो ये होता क्या है, लिबर्टी मतलब होती है आज़ादी, फ्रीडम, इक्वालिटी मतलब समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब होती है ब्रदरहुड। क्या होती है, ब्रदरहुड। ओके, कभी फ्रांस का झंडा देखोगे ना तो 3 कलर का होगा, वो तीनों कलर क्या दिखाते हैं, एक लिबर्टी, एक इक्वालिटी और एक फ्रेटर्निटी। ओके, तो ये इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी क्या हुए, अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पास स्प्रेड हुए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। और उन कंट्रीज को क्या हुआ, मदद मिली, किसके लिए, आज़ाद होने में। ओके, तो सब लोगों ने रेबेल किया, किसके खिलाफ, सब लोगों ने रेबेल किया एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ और डोमिनेशन के खिलाफ। डोमिनेशन मतलब क्या होता है, जब हमें कोई डोमिनेंस करता है,